चलिए ऑनलाइन बच्चे, मेरा वॉइस अभी दिख रहा है ना भाई? स्क्रीन दिख रहा है, वॉइस ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करिएगा। चलिए, तो आज की क्लास में ना हम H2O2 से स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम H2O2 से स्टार्ट करने वाले हैं कि H2O2 का यूज कैसे होता है। अभी नेटवर्क का ये इशू है तो वहाँ पे बोर्ड पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहीं से देख लो आप लोग, है ना। तो H2O2 जो है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अगर प्रिपरेशन की बात करें ना, तो ये कैसे प्रिपेयर होगा। तो सोडियम पर ऑक्साइड पे ना जब वाटर का हम आइस कोल्ड वाटर पुट करते हैं ना, H2O2 पे अगर हम आइस कोल्ड वाटर अगर डालते हैं, इससे क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। आइस कोल्ड वाटर, क्यों आइस कोल्ड यूज करते हैं, लॉजिक समझना। सोडियम जो था वो वाटर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है ना, हाईली एक्सप्लोसिव होता है ना। तो हम अगर मान लो कि थोड़ा सा एनर्जी वाला वाटर डाल देंगे ना, तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो एक्सप्लोजन से बचाने के लिए बहुत ठंडा पानी एनर्जी कम है, मतलब वो आइस कोल्ड वाटर, मतलब फ्रीजर से निकाल के डायरेक्ट पुट कर दो इसे, है ना। तो इससे क्या बन जाता है, अपना H2O2 और NaOH का फॉर्मेशन होता है। सेम लॉजिक बेरियम पर के लिए भी यूज कर रहे हैं अपन, है ना। बेरियम पर का रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करवा दे, है ना, तो बेरियम पर में ये शायद लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, शायद है थोड़ा बहुत होगा लिखा हुआ, ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, भूल गया। तो H2O2 जो होता है ना भाई, H2O2 का सेकेंड फॉर्मेशन होगा बेरियम पर का रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ कराएंगे, तो यहाँ से क्या मिलता है अपने को, बेरियम सल्फेट एंड H2O2 का फॉर्मेशन हो जाता है ना। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझना है कि हम इस रिएक्शन से ना H2O2 को बनाना प्रीफर नहीं करते। क्यों नहीं करते, लॉजिक समझना। H2SO4 जो होता है ना, वो H2O2 के लिए ना डिकम्पोजिशन कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना। H2SO4 के प्रेजेंस में H2O2 डिकम्पोज हो जाता है H2 और O2 में, है ना। H2 और हाफ O2 में हम बोल सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म में। बट अपने को यहाँ पे करना क्या है, मेरे को H2O2 बनाना था, तो H2O2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, H2SO4 का यूज नहीं करेंगे। अगर बनेगा भी H2O2 तो फिर से वो डिकम्पोज होने की टेंडेंसी शो कर देगा, है ना। तो आजकल ना अपन H2SO4 की जगह H3PO4 यूज करते हैं। ये डिकम्पोजिशन कैटलिस्ट की तरह यूज नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O2, द फॉर्मेशन ऑफ H2O2, है ना, कौन सा एसिड अपन यूज करते हैं या कौन सा एसिड यूज नहीं करते हैं, ये पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, H2SO4 यूज अपन नहीं करेंगे। क्लियर है ये? क्यों नहीं यूज करते, इसका लॉजिक समझ में आया? H2O2 को ये डिकम्पोज कर देगा, है ना, तो हमें डिकम्पोज नहीं करवाना है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे, है ना। तीसरा रिएक्शन जो है ना, अब H3PO4 यूज करोगे तो क्या बनेगा, पहले स्टेप में हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Ba3PO4 का होल ट्वाइस H2O2, है ना।
अब ये जो बेरियम फॉस्फेट बना है ना, ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके फिर से H3PO4 दे देता है ना। तो हम यहाँ से इसको रीयूज कर लेते हैं H2O2 के जनरेशन के लिए। हम क्या करेंगे भाई, इसको रीयूज कर लेंगे किसके जनरेशन के लिए, फिर से H2O2 के जनरेशन। देन थर्ड मेथड जो है ना, ये भी कहीं कहीं पूछ लेता है, ये PYQ का ही क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, कि जब अपन 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन है ये, है ना, ये कीटोन वाला पार्ट है ना, तो इसको बोलते हैं क्विनोन, है ना। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन का अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल में, है ना। H2 और PT रिड्यूसिंग एजेंट है ना, मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है ना। H2PD, H2PT, H2Ni, हाँ बोल सकते हैं। प्रोजेनमेंट में तो BSO4 था ना, बेरियम सल्फेट था, है ना। तो ये 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल में कन्वर्ट होता है, और जब हम फिर से फर्दर इसका रिएक्शन करवाते, ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना, तो ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन और H2O2 रिलीज हो जाता है। क्या मिलेगा भाई, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन और H2O2 रिलीज हो जाएगा, है ना। तो ये एक मेन रिएक्शन है। जनरली रिएक्शन बना के पूछेगा कि किस किस मेथड से हम H2O2 का फॉर्मेशन करते हैं, तो आंसर क्या आएगा भाई, एक तो पहला मेथड था Na2O2 से, दूसरा है PaO2 के H3PO4 के प्रेजेंस में, और तीसरा आया है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन से हम क्या बनाते हैं, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, क्विनोल पहले बनाएंगे, उसके ऑक्सीडेशन से हमें H2O2 और 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन मिल जाता है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में अपन क्या बोलेंगे, H2O2 इज एसिडिक इन नेचर, H2O2 इज एसिडिक इन नेचर एंड इट इज अ कलरलेस लिक्विड, है ना। कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा ये लाइट ब्लू कलर का लिक्विड होता है, बट लाइट ब्लू को भी हम कलरलेस ही कंसिडर करते हैं। वही H+ वाले फंडे से नॉर्मल लॉजिक बनाएंगे। ओवर H है ना, ओवर H में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है ना, क्या नॉन मेटल का। हाँ, इसका चल मेरा वॉइस क्लियर है ना? ओके, ऑनलाइन में मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ठीक, चलिए। अब ये पूछता है कि H2O2 और वाटर में बॉइलिंग पॉइंट किसका हाइयर होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट ना वाटर से हाइयर होगा। लॉजिक, H2O2 में टोटल 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखते हैं। कितने दिखते हैं, 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इन केस ऑफ वाटर ना देयर विल बी 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली, है ना। H2O अगर बनाएंगे तो पर मॉलिक्यूल वाटर में ना हमारे पास 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, और इसमें 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रीजन से H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा है ना। इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन है, इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन H2O2 के कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में। तो जब आपने रेडॉक्स पढ़ा होगा ना, तो H2O2 दोनों की तरह एक्ट करता है। क्यों, लॉजिक समझना। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 में है, और ऑक्सीजन का लोएस्ट क्या होता है, -2, है ना। हाईएस्ट क्या था, +2 था। तो -1 मतलब इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम है, तो ये बोथ आर एंड ओ ए की तरह एक्ट करेगा। H2 विल एक्ट, H2O2 विल एक्ट एज बोथ OA एंड RA, है ना, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर मान लो कि जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है,
क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन रेंज है ना मिनिमम। देखो कोई भी एलिमेंट अपने अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहे ना तो ये इसके नीचे तो जा नहीं सकता, इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इंक्रीज करेगा, है ना। और इंक्रीज करने का मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है। कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो भाई इसके ऊपर तो जा नहीं सकता, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और जिसका डिक्रीज हो रहा है दैट मींस वो रिडक्शन कर रहा होगा खुद का, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। और इन बिटवीन अगर कहीं पे कुछ दिख जाए ना, इन बिटवीन अगर रहे मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी नंबर आ जाए, है ना, तो यहाँ हर केस के लिए अप्लीकेबल है, तो बोथ आर ए एंड ओ ए की तरह यूज करें। सब 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 ऑल हर जगह, है ना, हर जगह यही फंडा अपन यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ना कि H2O2 में -1 था, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा तो इनका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो -1 से कहाँ जाएगा, -2 की तरफ, है ना। और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा मतलब इनके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने चाहिए, और इंक्रीज में ये कहाँ जाता है, O2 में कन्वर्ट हो जाता है ना। If H2O2 will act as an reducing agent, it will always convert it into O2, है ना। And if H2O2 will act as an oxidizing agent, then it will be always converted into O-2। ये पॉइंट क्लियर है सही में? अब देख रहा नेक्स्ट, ये लॉजिक मैंने आपको सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ाया था, है ना। 5 स्टार लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अब देखो ये है अपना मेटल सल्फाइड, क्या दिखा भाई, मेटल सल्फाइड, और ये रहा नॉन मेटल सल्फाइड, दिख रहा भाई। तो मेटल सल्फाइड में ना मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ये जो नॉन मेटालिक एलिमेंट दिख रहे होंगे ये अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड किसकी तरह एक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग की तरह जाएंगे, है ना। और ये -1 है तो ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है ना भाई। तो अपन ने एक फंडा सीखा था कि मेटल सल्फाइड oxidation state of sulfide is its lowest oxidation state, then sulfur will be transferred into or converted into its highest oxidation number, है ना। क्यों? क्योंकि मेटल का रिएक्टिविटी थोड़ा सा हाई होता है। बट यही कंडीशन अगर नॉन मेटल सल्फाइड रहे ना तो नॉन मेटल सल्फाइड में हम क्या बोलेंगे, सल्फर कहाँ जाता है, ऑलवेज इन जीरो कंडीशन, है ना। ये क्या बोलोगे, इन केस ऑफ नॉन मेटल सल्फाइड सल्फर ऑलवेज ऑक्यूपाइड, है ना, सल्फर ऑलवेज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल का रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम होगा मेटल के डिफरेंस में, है ना। मेटल क्या है, थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, तो मेटल सल्फाइड के केस में सल्फर ऑलवेज शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट विल बी जीरो, सॉरी दैट विल बी +6। कोई कंफ्यूजन? सॉल्ट एनालिसिस में भी हमने ये फंडा किया था एक बार, है ना। एक बार फिर से हमने यहाँ पे देख लिया कि इन केस ऑफ मेटल सल्फाइड कुछ भी रहे हमें एक एसिड या सल्फेट बना, क्या बना देना भाई, सल्फेट, सल्फेट में ही +6 होगा, है ना। तो सल्फर का हाईएस्ट कहाँ होता है, सल्फेट के केस में, तो हमेशा मेटल सल्फाइड कहाँ कन्वर्ट होगा, सल्फेट में, है ना। नॉन मेटल सल्फाइड कहाँ कन्वर्ट होगा, सल्फर में, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे ना जैसे अपन ने ऊपर देखा था कि H2O2 विल एक्ट एज एन बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमें हर जगह क्या करना है कि जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करे तो सामने वाले को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाएगा, जस्ट लाइक द एबव कंसेप्ट, है ना। सल्फर रहे तो सल्फेट में जाएगा, नाइट्रोजन रहे तो नाइट्रेट में जाएगा, आयोडीन रहे तो आयोडाइड में जाएंगे, नॉन मेटल में। नॉन मेटल कहाँ जाएंगे, जीरो पे। नॉन मेटल कहाँ जाएंगे, जीरो पे। मेटल कंटेनिंग कंपाउंड है तो सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा, है ना। अब देखो इसमें सोडियम मेटल दिख गया ना, तो ये लॉजिक की हेल्प से हम क्या बोलेंगे भाई, ये नाइट्रेट अपने हाईएस्ट में जा रहा होगा। NaNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है ना। फिर से मेटल दिख गया, मेटल कंटेनिंग कोई कंपाउंड, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा होगा, +6 दिख रहा होगा, है ना। सेम फंडे को फॉलो कर रहा होगा। यहाँ पे क्या दिखा आपको, नॉन मेटल एलिमेंट, है ना। क्या है भाई, आई एलिमेंट्री फॉर्म में, क्या दिखा, एलिमेंट्री फॉर्म में नॉन मेटालिक वाले पार्ट, है ना। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि जब भी अगर नॉन मेटालिक पार्ट कहीं पे अगर दिखता है तो ये एलिमेंट कहाँ जाने वाले हैं, अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये जीरो, ये भी जीरो। फिर से अपना मेटल देखा, मेटल में कहाँ जा रहा है भाई, +6 में जा रहा हो। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? तो एक इसका लैंग्वेज वाला पॉइंट मैंने कहाँ लिखवाया था आपको, सॉल्ट एनालिसिस में लिखवा दिया ऑलरेडी, है ना। कि H2O2 क्या करता है, मेटल सॉल्ट के साथ सेंट्रल एटम को अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करेगा, जबकि अगर नॉन मेटालिक
कोई एलिमेंट गिवन रहे ना, तो नॉन मेटल का रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम होगा, तो उनको वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है ना। तो हर जगह जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखोगे ना, 4 रिएक्शन लिखा रहेगा, बोलेगा किस किस से हमें ये प्रोडक्ट मिला है, तो वहां पे आपको यही लॉजिक यूज करने हैं, रट्टा नहीं मारने है ना। क्या यूज करने हैं? लॉजिक के अकॉर्डिंग। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की अगर बात करें, तो रिड्यूसिंग में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट अगर दिखेंगे आपको रिड्यूसिंग में, है ना, तो H2O2 ऑलवेज कहाँ जाएगा? जीरो में, O2 प्रोडक्ट बनेगा। इन ईच एंड एवरी केस क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? O2 बनने वाला है। और जो मेटल है, मेटल का क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है। Ag+1 से कहाँ जा रहा है? जीरो, है ना। वो जो उन कल के क्लास में रिएक्शन देखा था अपन ने, O3 को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? O2 में कन्वर्ट कर देता है ना। O2 तो बनना ही बनना है। ये देखो इसमें क्या बनेगा? ये वाटर में कन्वर्ट कर, MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 4 है, +4 से ये +2 में जा रहा होगा रिडक्शन, ठीक है। PbO2 में भी ये प्लस का 4 है, ये किसमें कन्वर्ट होगा? +2 में। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब है H2O2 अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा होगा, -1 से कहाँ जा रहा है? ये जीरो में, ईच एंड एवरी कंडीशन में जीरो जीरो जीरो। तो when H2O2 will act as a reducing agent ना, always product contains oxygen gas, always product contains oxygen gas। तो क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि भाई H2O2 के किस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस मिलेगा। हमारा आंसर क्या रहेगा? जब H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, है ना। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा तो ईच एंड एवरी केस में हमें क्या दिखा? वाटर। क्या दिखा भाई? वाटर। इफ H2O2 will act as an oxidizing agent, then in each and every case, product contains water molecule. है ना? But in case of reducing property, each and every product contains H2 and O2 both. Each and every product contains H2 and O2 both. कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक बहुत फेमस एग्जांपल पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के अगर हैलाइड कहीं पे रहे और इनका रिएक्शन हम H2O2 के साथ अगर करवा दें, तो हाइड्रोजन के हैलाइड में हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। और ये रिएक्शन जो होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। जब हम इन 4 एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल H2O2 के रेफरेंस में ज्यादा होता है, आयोडीन से कम होता है ना। तो यहाँ पे जो आप एक्स रखोगे ना, वो आइदर क्लोरीन या फिर आइदर ब्रोमीन, जो इसके ऊपर रिडक्शन वाले रहेंगे, हम क्या बोलेंगे? ये उसी को रिड्यूस कर पाएगा, है ना। ये लॉजिक लेके चलते हैं। So HCl and HBr can be reduced by the help of H2O2, but HI can't be reduced by the help of H2O2, है ना। ये लॉजिक आपको लगा? वो डायरेक्ट H2O2 कंपाउंड वाला फॉर्म मैंने नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट होगा एलिमेंट्री फॉर्म, ठीक है। तो एक लॉजिक हमें ये याद रखना पड़ता है, जिस जिस पॉइंट पे 5 स्टार लगे हुए हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से बनेंगे आपके पेपर पे, है ना। दूसरा रिएक्शन है हाइड्रो सोडियम के हाइपोहैलाइड की बात कर ले, या फिर आयोडेट की बात कर लेते हैं ना, है ना, हेलोएट की बात कर ले। तो इस केस में ना, अगर हम देखा जाए तो ये पाई +1 में है, NaOCl में क्या दिख रहा होगा? ये +1, है ना। ये कहाँ पे अपने हाईएस्ट पे +7। तो जब ये हाईएस्ट वाला है तो ये किसकी तरह act करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये OA है, ये OA है ना। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? RA। और RA में प्रोडक्ट में क्या दिखता है अपने को? ऑक्सीजन। क्या दिखता है? ऑक्सीजन। तो हमें दिख रहा होगा कि H2O2 किस में कन्वर्ट हुआ है? O2 में कन्वर्ट हो गया, है ना। और ये +7 से कहाँ जा रहा होगा? +5 में जा रहा है। कोई कंफ्यूजन? क्लोरीन +1 में है ना। क्लोरीन कहाँ पे? +1 में। हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन वाला फंडा, Na+OCl- रहेगा, है ना। तो ये कहाँ कन्वर्ट करेगा? -1 में। और ये O2 वाला जो फंडा है, ये एक बार ऑक्सीडाइज फिर से सेम, ठीक। तो ये लॉजिक हम लेके चलते हैं, डायरेक्ट पूछे क्वेश्चन। तो इस पूरे पेज में ना हमें बस 3 लॉजिक याद रखने हैं। एक लॉजिक ये वाला जिसपे 5 स्टार लगा हुआ है, एक रिएक्शन ये हमें पता रहना चाहिए जिसपे 5 स्टार लगा हुआ है, एक ये प्रोडक्ट क्या होता है, रिडॉक्स में भी देखना है, यहाँ पे भी देखना है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का लॉजिक समझ लेना बस, है ना। रिड्यूसिंग का भी लॉजिक देख लेना कि ये O2 प्रोडक्ट मिलता है। और एक ये वाला पार्ट अपने को देखना है ना, कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ना, या हाइड्रा एसिड, H2O2 दो ही एसिड से रिएक्ट करेगा, दैट विल बी HCl एंड HBr। बाकी और किसी के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी वो नहीं करता, ठीक।
यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है भाई किसी का भी? यहाँ पे किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट है सर इसके थोड़ा यूजेस रुकिए। कहाँ होते हैं, तो यूजेस के लिए अपन क्या बोलेंगे, पहला है रॉकेट प्रोपेलेंट है ना। रॉकेट के फ्यूल में जो यूज होता है ना, हाइड्रोजन यूज होता है। रॉकेट के फ्यूल में क्या यूज करते हैं अपन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या था? NH2 है ना। और इस NH2 में ना हम H2O2 ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं, लॉजिक समझना। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, दो ही फंडा है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, H2O2 रिडक्शन करता है हाइड्रोजन में। किसका रिडक्शन करेगा? हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन से N2 गैस बाहर निकालेगा, बचा क्या? हाइड्रोजन। बचा क्या? हाइड्रोजन बचा होगा है ना। हाइड्रोजन क्या था? बहुत बेटर फ्यूल है ना। और वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। हम ये बोल सकते हैं कि इस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर है ना। ये रिएक्शन क्या होता है भाई? हाईली एक्सोथर्मिक है ना। तो हाईली एक्सोथर्मिक की रीजन से हम क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हुआ है ना। तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, रॉकेट को प्रोपेलेट करने के लिए हेल्प करता हो। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आप लोगों का? दूसरा केस है कि H2O2 का सेकेंड यूज ना हम क्रोमियम+3 और टाइटेनियम+4 के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं है ना। ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे Cr+3 एंड Ti+4 क्या करेंगे, इनका सल्फेट लेते हैं, इन सल्फेट में H2O2 ऐड करेंगे है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये -4 है, ये +4 में आ रहा होगा है ना। और यहाँ पे दिख रहा होगा ये +6 में। कहाँ लिखा भाई? +6 में। तो सामने वाले का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सामने वाले का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये वाला कंपाउंड क्या करेगा? रिडक्शन। क्या करेगा? रिडक्शन है ना। तो H2O और सल्फेट ने मिलकर क्या बनाया होगा? H2SO4 और बचा होगा H2 और O2। बचा क्या होगा? H2 और O2। कोई कंफ्यूजन? क्या क्या? O2 जो है ना वो यहाँ पे टाइटेनियम के साथ कंबाइन कर लिया। जो O2 निकला था ना वो टाइटेनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? H2TiO4 का फॉर्मेशन कर रहा है। एक का ऑक्सीडेशन कराना है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन ऐड करोगे तभी तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा है ना। तो जो O2 मिला था वो O2 ने टाइटेनियम के सल्फेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? पर टाइटेनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? चलिए अब आगे मूव करते हैं देन अपन। नेक्स्ट सल्फर के कंपाउंड की बात करेंगे अपन कि सल्फर के क्या क्या कंपाउंड होते हैं, कैसे हम रिएक्शन करवाते हैं। तो सल्फर के लिए ना पहला पॉइंट है एलोट्रॉप ऑफ सल्फर की बात करेंगे कि एलोट्रॉप क्या क्या है, एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इसकी बात करने वाला है ना। तो सल्फर नेचर में ना दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक है रोम्बिक सल्फर, दूसरा है अल्फा सल्फर। पहला पॉइंट क्या बोलेंगे? रोम्बिक सल्फर। दूसरा पार्ट क्या बोलेंगे? अल्फा सल्फर है ना। अब रोम्बिक सल्फर को, सॉरी, रोम्बिक सल्फर का ही नेम होता है अल्फा सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर है ना। तो मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं? बीटा सल्फर यूज करते हैं। ठीक है। अब ये दोनों जो फॉर्म है ना अल्फा और बीटा वाले, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अगर मैं टेम्परेचर ग्रेटर देन 369 कैलकुलेट रखता हूँ, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 369 है ना, ऐड करने पे 369 ऐड कर दो, 3+69 हो जाएगा, याद रहेगा टेम्परेचर। देन इसमें अल्फा पार्ट जो है ना वो बीटा पार्ट में कन्वर्ट। और जब हम टेम्परेचर लेस देन 369 रखेंगे देन उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बीटा सल्फर, सॉरी, अल्फा सल्फर में कन्वर्ट होता है। ग्रेटर रखोगे तो अल्फा किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? बीटा में है ना। और लेस रखोगे तो बीटा किस में कन्वर्ट होता है? अल्फा में। अब ये जो 369 टेम्परेचर है ना, 369 टेम्परेचर पे अपन ये बोलेंगे कि एट 369 दोनों फॉर्म स्टेबल रखते हैं। एट 369 बोथ फॉर्म इज स्टेबल। मैं लिख दे रहा हूँ, नोट में एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एट 369 Kelvin both form of sulfur is stable, both form of sulfur is stable
both form of sulfur is stable. And this temperature is known as ट्रांजिशन टेम्परेचर, है ना। इस टेम्परेचर के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। कहीं कहीं आपको लैंग्वेज वाले पॉइंट में ये भी पूछ लेगा कि ट्रांजिशन टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर का मीनिंग है भाई वो टेम्परेचर जहाँ पे दोनों फॉर्म ऑफ सल्फर क्या रहे, स्टेबल। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, दोनों ही स्टेबल रहते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट। इक्विलिब्रियम दिख रहा है दोनों, तो वो मोस्ट स्टेबल मतलब दोनों फॉर्म क्या रहेगा, स्टेबल। कोई कंफ्यूजन, इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या बोलते थे, मोस्ट स्टेबल कंडीशन, जहाँ पे रेट दोनों का इक्वल हो जाए, उसमें थोड़ा चेंज करोगे तब इधर से उधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस देख रहे हैं। तो ये है येलो कलर, इसको क्या बोलेंगे, कलरलेस। पहला वाला क्या भाई, येलो कलर, इसको क्या बोलोगे, ये कलरलेस होता है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दिख रहा है नियर बाई 385.8 केल्विन, है ना। पहले मैं इन चारों पॉइंट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दिस इज येलो इन कलर, बॉइलिंग पॉइंट इज 385.8 केल्विन, 385.8 केल्विन लिख रहे हो क्या। तो मैं तो लिख रहा हूँ, लिखूंगा, है ना, तुम देख लो, नहीं तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। टाइम में लिखना है तो लिख ले, कोई बात नहीं, लिखना है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे भेज भी दूंगा ये वाला पार्ट। तो ये येलो इन कलर होता है, दूसरे में हम क्या बोलेंगे, ये कलरलेस है ना। एक है येलो इन कलर, दूसरा क्या बोलोगे, कलरलेस है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्फा सल्फर इज 385.8 केल्विन, है ना। 385.8 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग कुछ भी बोल सकते हो, सॉलिड फॉर्म में है तो मेल्टिंग पॉइंट के फॉर्म में ही लेके चलेंगे, है ना। हेलो, ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है ना, ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है ना। यस सर। ओके, हाँ सर। अब इसमें अगर बात करें ना तो थोड़ा सा स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करते हैं तो इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 होता है। अल्फा सल्फर का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 2.06 विस्कोसिटी, है ना, या डेंसिटी कुछ भी बोल सकते हो। तो जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा ना, पहला पॉइंट ये कलरलेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट था 385.8 केल्विन, इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नियर बाई ये 393 केल्विन के लिए। तीसरा पॉइंट, अगर इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें ना बीटा सल्फर का, तो बीटा सल्फर का स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का 1.98 होता है। 1 पॉइंट अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा कि कैसा स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग जो अपन बात करेंगे। बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है ना, 5 केल्विन का। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होगा, डिफरेंस डेंसिटी का, विस्कोसिटी या फिर डेंसिटी बोल सकते हैं। तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग टू भी देख सकते हैं ना कि भाई हो सकता है इसका अरेंजमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखे, इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा लेस स्टेबल दिखे, है ना। ठीक है, अब ये वाला फंडा क्या था, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, है ना। इसमें भी क्या बोलेंगे, ये भी रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। बहुत हाई टेम्परेचर अगर लेके चलोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये ब्रेक करने की टेंडेंसी शो कर देगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, देखो इसमें भी बोलेंगे ये भी स्टेबल है, भी स्टेबल है। पॉइंट नंबर 5, दोनों जगह मैंने 4 ही लिख दिया है, ये है पॉइंट नंबर 5। अब अल्फा सल्फर जो होता है ना वो वाटर में इनसॉल्युबल था, क्या था भाई, वाटर में इनसॉल्युबल है ना। इसमें भी हम क्या बोलेंगे, ये भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, readily soluble in CH2, readily soluble in CH2। हाँ बाकी सेम वाला नहीं रहेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमने इसको सॉल्युबल नहीं बोलते, है ना।
ये वाला ऑर्गेनिक में थोड़ा सा लेस, थोड़ा बहुत सॉल्युबल रहेगा, इस वाले में हम क्या बोलेंगे, ये लेस में सॉल्युबल होता है। अब इनके अगर अरेंजमेंट की बात करें ना कि नेचर में ये दोनों दिखते कैसे हैं, तो दोनों में ही एसिड मॉलिक्यूल रहते हैं, है ना। सल्फर का स्टेबल फॉर्म क्या है, S8, तो बोथ स्ट्रक्चर कंटेन्स S8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये रहेगा S8 मॉलिक्यूल्स, इसमें भी रहेंगे। ठीक है, इसमें भी S8 मॉलिक्यूल्स रहने वाला। ठीक है, स्टेबल फॉर्म जो है वो S8 ही रहेगा। अब इनका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू हम इनका नेमिंग अलग अलग लिख रहे हैं। अल्फा सल्फर का फंडा अलग रहेगा, है ना, और जो बीटा सल्फर है उसका फंडा अलग रहता है ना। अब रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर सल्फर है ना, इनमें हम ज्योमेट्री बस अलग अलग देखेंगे। एक रोम्बिक शेप में रहेगा, दूसरा किस शेप में है भाई, मोनोक्लिनिक शेप में रहता है। तो बीटा सल्फर के लिए ना हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही सल्फर के केस में ना नॉर्मल टेम्परेचर पे इनके स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, है ना। बस ये बोलेंगे एक रोम्बिक है, एक मोनोक्लिनिक है। तो S8 स्ट्रक्चर जब भी आप लेके चलोगे ना कहीं पे, है ना, कहीं पे भी अगर मैं S8 स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया था कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्राउन शेप होता है ना। 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये रहा 7, और ये रहा 8। तो जहां जहां पे ये कनेक्ट हो रहे होंगे ना, ये कनेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये क्राउन शेप है, ये है सल्फर, ये रहा सल्फर, ये रहा सल्फर, ये भी है सल्फर, ये भी रहा सल्फर। ये सल्फर है, ये सल्फर है, ये सल्फर है ना। अब यहाँ पे भी एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है डायरेक्टली, अगर थोड़ा सा फंसाना रहा उनको तो, कि इनका बॉन्ड एंगल पूछ लेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए आप, इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा होगा आपको, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये sp2 हाइब्रिडाइज। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, दैट मीन्स ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोल सकते हैं भाई। अब देखो, इस sp2 हाइब्रिडाइज, हाँ sp3 हाइब्रिडाइज, सही बोल रहे, sp3 हाइब्रिडाइज। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज, है ना। अब sp3 का बॉन्ड एंगल क्या होता था, 109 डिग्री 5 मिनट्स, सॉरी 28 मिनट्स, या 109.5 डिग्री, है ना। बट ड्यू टू लोन पेयर ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इसका बॉन्ड एंगल का वैल्यू ना 109.5 से थोड़ा सा कम होता है। नियर बाई बॉन्ड एंगल हम क्या बोलते हैं, 107 डिग्री। क्या होता है भाई, 107 डिग्री। क्वेश्चन में पूछेगा कितना बॉन्ड एंगल है, हम क्या बोलेंगे, जस्ट लेस देन 7। क्या बोलेंगे, जस्ट लेस देन 7। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है भाई, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपका। ठीक है, 4 मिनट में और देखते हैं। अब सल्फर का एक और फॉर्म एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म को बोलते हैं अपन चेयर फॉर्म। क्या बोलते हैं, चेयर फॉर्म। ये है क्राउन से, अगर सल्फर कहीं S6 में मिले, लास्ट क्लास में हमने देखा था सल्फर क्या बनाता है, H2 भी बनाता है, H2 वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो जब हम इस कंपाउंड को हीट कर देंगे ना बहुत हाई टेम्परेचर पे, ये क्या बना लेगा, S6 और H2। क्या बना लेगा भाई, S6 और H2, बहुत हाई टेम्परेचर, दैट इज नियर बाई 1000 डिग्री C, है ना। तो जब हम इस कंपाउंड को 1000 डिग्री C के नियर बाई अगर हीट कर देंगे, तो ये जो सल्फर है ना वो चेयर फॉर्म में मिलता है। चेयर फॉर्म का मतलब जो अपन ने पढ़ा था कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में ना, वही वाला फंडा है ना। ये हर जगह क्या है, हर जगह क्या है भाई, सल्फर वाला फंडा दिख रहा होगा आपको। ये S6 है, क्या है ये, S6 है। हर जगह क्या दिख रहा होगा आपको, सल्फर लगा हुआ दिख रहा है। हाँ, इसी को 1000 डिग्री में अगर हीट करोगे तो हमें S6 और H2 वेपर मिलेगा, है ना। क्योंकि H2 वेपर जो था वो स्टेबल था, है ना। इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म ऑफ सल्फर। क्या बोलेंगे, चेयर फॉर्म ऑफ सल्फर, है ना। और चेयर फॉर्म ऑफ सल्फर में ना बॉन्ड एंगल जो होता है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। ये नियर बाय बॉन्ड एंगल है 102.2। थोड़ा सा गैप कम हुआ तो रिपल्सन क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन थोड़ा सा कम होगा, है ना। यहाँ पे
हाँ, क्वाड एंगल वाली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, तो नियर बाय 102.2 होता है ना। अब H2 पूछेगा, H2 का नेचर क्या होता है, H2 अगर वेपर में, तो O2 क्या था, डायामैग्नेटिक, तो H2 भी, सॉरी पैरामैग्नेटिक, तो H2 भी क्या होता है, हाई टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक की तरह। H2 भी हाई टेम्परेचर पे किसकी तरह एक्ट करता है, पैरामैग्नेटिक की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो मैं नीचे में एक आज का लास्ट पॉइंट लिख देता हूँ। आज का लास्ट पॉइंट, at high temperature H2 is paramagnetic, और हाई टेम्परेचर पे सल्फर जो है ना वो H2 के फॉर्म में स्टेबल रहेगा। एट हाई टेम्परेचर सल्फर इज स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ H2। मैं पूरा अच्छे से लिखो, ऐसा पूरा ही सेंटेंस लिख देता हूँ, है ना। at very high temperature at very high temperature H2 is stable and paramagnetic in nature, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो थर्सडे की क्लास में ना हम हैलोजन फैमिली तक खत्म कर देंगे, है ना। इसमें थोड़ा सा और बचा है बस, सल्फर के ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है, एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर हैलोजन है, हैलोजन के बाद इनर्ट गैस है ना। हाँ, तो सैटरडे तक तो आराम से खत्म हो जाएगा, उससे पहले मैं थर्सडे को ही खत्म कर दूंगा, मैं थर्सडे को ही चैप्टर को खत्म कर दूंगा। सबसे पहले notes आपके पास, ठीक है। तो ये वाला नोट्स अभी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, है ना। मिलते हैं फिर अपन